आज मैं तुम्हें किम और रेनी की ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी किताब जिसने मुझे सिखाया कि कंपटीशन में मत लड़ो, कंपटीशन को इररेलेवेंट बना दो। ये वो किताब है जो मुझे तब मिली जब मैं अपने स्टार्टअप के साथ स्ट्रगल कर रहा था, हर दूसरे कंपटीटर से लड़ते हुए, और इसने मेरी पूरी बिजनेस थिंकिंग बदल दी। तो चलो शुरू करते हैं मेरी कहानी से। 3 साल पहले मैंने एक स्मॉल कैफ़े खोली थी दिल्ली में। मेरा सपना था कि मैं कुछ अपना करूं, कुछ यूनिक बनाऊं, लेकिन रियलिटी बहुत हार्श की। मेरे कैफ़े के आसपास 15 और कैफ़ेज़ थे, सब सेम चीज़ बेच रहे थे, कॉफ़ी, सैंडविचेस, पास्ता। मैं सोचता था कि अगर मैं थोड़ा सस्ता बेचूं तो कस्टमर्स आएंगे। फिर मैंने क्वालिटी इंप्रूव की, लेकिन तब मेरे कॉस्ट्स बढ़ गए। मैं थक गया था इस रैट रेस में, हर दिन compete करना, हर दिन लड़ना कस्टमर्स के लिए। एक रात मैं अपने कैफ़े में अकेला बैठा था, अकाउंट्स देख रहा था, लॉस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे किताब रेकमेंड की, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। उन्होंने कहा, ये किताब तुम्हारी सोच बदल देगी। मैंने ऑर्डर की और जब वो किताब आई तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि ये मेरा गेम चेंजर होगी। लेकिन दोस्तों, उस किताब ने लिटरली मेरा बिजनेस और मेरी लाइफ बचा ली। किम और मॉबॉन सबसे पहले एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, रेड ओशन और ब्लू ओशन का। रेड ओशन वो है जहां सब लोग लड़ रहे हैं, सेम कस्टमर्स के लिए, सेम मार्केट स्पेस में। इमेजिन करो एक ओशन जो खून से लाल हो गया है क्योंकि सब शार्क्स वहां लड़ रहे हैं। ये है रेड ओशन, ब्लडी कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट राइवलरी, जहां सब एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन ब्लू ओशन क्या है? ब्लू ओशन वो अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस है जहां कोई कंपटीशन नहीं है, एक नीला शांत समुद्र जहां तुम फ्रीली तैर सकते हो बिना किसी से लड़े। और ये किताब तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपना ब्लू ओशन क्रिएट करें। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब जल गया। मैंने रियलाइज किया कि मैं रेड ओशन में लड़ रहा था। मेरा कैफे बाकी 15 कैफेज जैसा ही था। मैं कंपटीशन को बीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मुझे कंपटीशन को इररेलेवेंट बनाना चाहिए था। किम और मॉबॉन कहते हैं कि ज़्यादातर बिजनेसेस रेड ओशन स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं। वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की बाउंड्रीज में रहती हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए compete करती हैं। वो सोचती हैं मार्केट फिक्स्ड है, अब हमें उसमें से अपना हिस्सा निकालना है। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है मार्केट को फिक्स्ड मत मानो, नए मार्केट्स क्रिएट करो, नए कस्टमर्स क्रिएट करो। ऑथर्स एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल देते हैं सर्क डी सोलेल का। ट्रेडिशनल सर्कस इंडस्ट्री मर रही थी, लोगों को एनिमल्स के साथ शोज देखना अब इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। टिकट प्राइसेस बढ़ रही थी, लेकिन रेवेन्यू गिर रही थी। सब सर्कस कंपनीज compete कर रही थी, बेटर एनिमल्स, बेटर क्लाउन्स, फेमस परफॉर्मर्स। ये था रेड ओशन। लेकिन सर्क डी सोलेल ने कुछ अलग किया। उन्होंने सोचा, हम सर्कस इंडस्ट्री में compete क्यों करें? क्यों ना हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जो सर्कस भी हो और थिएटर भी हो। उन्होंने एनिमल्स को हटा दिया, ट्रेडिशनल सर्कस एक्ट्स को हटा दिया, और उन्होंने ऐड किया आर्टिस्टिक म्यूजिक, थिएट्रिकल स्टोरी लाइन्स, सोफिस्टिकेटेड कोरियोग्राफी। उन्होंने एक नया कैटेगरी क्रिएट किया। रिजल्ट, सर्क डी सोलेल ने टिकट्स को 10 गुना महंगे बेचे ट्रेडिशनल सर्कस से। क्यों? क्योंकि अब वो सर्कस के साथ compete नहीं कर रहे थे, वो थिएटर और ब्रॉडवे शोज के साथ खड़े थे। उन्होंने अपना ब्लू ओशन क्रिएट किया जहां कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं थी। ये स्टोरी सुनकर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, मुझे अपने कैफे के लिए भी कुछ ऐसा सोचना था। लेकिन कैसे? किम और मॉबॉन एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो 4 एक्शंस फ्रेमवर्क कहते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें अपने ब्लू ओशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। पहला क्वेश्चन, एलिमिनेट। इंडस्ट्री में कौन सी चीजें हैं जो ग्रांटेड ली जाती हैं लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं है? मतलब वो फैक्टर्स जिन्हें हम अज्यूम करते हैं कि होने ही चाहिए, लेकिन एक्चुअली बिना उनके भी काम चल सकता है। सर्क डी सोलेल ने एनिमल्स को एलिमिनेट किया, स्टार परफॉर्मर्स को एलिमिनेट किया। दूसरा क्वेश्चन, रिड्यूस। किन चीज़ों को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम किया जाना चाहिए? मतलब वो एलिमेंट्स जो ओवर डिलीवर्ड है। सर्क डी सोलेल ने ह्यूमर और डेंजर को रिड्यूस किया ट्रेडिशनल सर्कस से। तीसरा क्वेश्चन, रेज। किन फैक्टर्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऊपर उठाया जाना चाहिए? सर्क डी सोलेल ने प्रोडक्शन क्वालिटी और वेन्यू सोफिस्टिकेशन को रेज किया। चौथा क्वेश्चन, क्रिएट। कौन से नए एलिमेंट्स क्रिएट किए जाने चाहिए जो इंडस्ट्री ने कभी ऑफर नहीं किए? सर्क डी सोलेल ने आर्टिस्टिक थीम्स और मल्टीपल प्रोडक्शंस क्रिएट किए।
मैंने अपने कैफे के लिए ये फ्रेमवर्क अप्लाई किया। मैंने सोचा क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल कैफेज में बहुत सारा मेन्यू होता है, 50 टाइप्स के सैंडविचेस, 30 टाइप्स की कॉफ़ी। मैं ये सब क्यों ऑफर करूँ? मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ 5 बेस्ट आइटम्स रखूंगा, सिंपल, परफेक्ट। क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूँ? सीटिंग। ट्रेडिशनल कैफेज में बहुत सारी सीटिंग होती है, लोग घंटों बैठते हैं, लेकिन इससे टर्नओवर कम होता है। मैंने डिसाइड किया लिमिटेड सीटिंग, क्विक सर्विस मॉडल। क्या मैं रेस कर सकता हूँ? क्वालिटी। मैंने डिसाइड किया कि मेरे जो 5 आइटम्स हैं वो सिटी के बेस्ट होंगे। मैंने बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, बेस्ट रेसिपीज डेवलप की। क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ? एक्सपीरियंस। मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, कॉफ़ी विथ अ कॉज। हर कॉफ़ी के साथ कस्टमर को एक स्टोरी मिलती थी, किस फार्मर ने ये बीन्स ग्रो की, उनकी लाइफ कैसी है, और हर परचेस का एक हिस्सा डायरेक्टली उन फार्मर्स को जाता था। ये कोई और कैफ़े नहीं कर रहा था। और तुम्हें पता है क्या हुआ? मेरे कैफ़े की पूरी आइडेंटिटी बदल गई। अब मैं बाकी कैफ़ेज से कम्पीट नहीं कर रहा था। मेरे कस्टमर्स वो लोग थे जो सोशल इम्पैक्ट चाहते थे, जो ऑथेंटिक स्टोरीज चाहते थे, जो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चाहते थे। मैंने अपना ब्लू ओशन क्रिएट कर लिया था। किम और मॉबॉर्न एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, वैल्यू इनोवेशन। वो कहते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं है और ना ही सिर्फ लो कॉस्ट के बारे में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तुम्हें ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है जो यूनिक हो और साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है या तो तुम डिफरेंशिएशन करो और महंगे बनो, या फिर कॉस्ट लीडरशिप करो और बेसिक बनो। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है दोनों करो साइमल्टेनियसली। और ये पॉसिबल है जब तुम उन चीज़ों को एलिमिनेट और रिड्यूस करते हो जो अननेसेसरी है, और उन चीज़ों को रेज और क्रिएट करते हो जो असली वैल्यू ऐड करती हैं। साउथवेस्ट एयरलाइंस का एग्जाम्पल लो। ट्रेडिशनल एयरलाइंस क्या ऑफर करती थी? मील्स, असाइंड सीटिंग, मल्टीपल क्लासेस, हब एंड स्पोक रूट्स। साउथवेस्ट ने क्या किया? उन्होंने मील्स एलिमिनेट किए, असाइंड सीटिंग एलिमिनेट की, सिर्फ इकोनॉमी क्लास रखी, पॉइंट टू पॉइंट रूट्स बनाए। इससे उनकी कॉस्ट्स ड्रामेटिकली कम हो गई। लेकिन साथ ही उन्होंने फ्रीक्वेंसी और फ्रेंडली सर्विस को रेज किया। उन्होंने फन और स्पीड क्रिएट किया। रिजल्ट, साउथवेस्ट प्रॉफिटेबल हो गई जब बाकी एयरलाइन स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने अपना ब्लू ओशन क्रिएट किया। ऑथर्स एम्फसाइज करते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के बारे में भी उतनी ही है जितनी स्ट्रैटेजी के बारे में। तुम्हें अपने लोगों को कन्विंस करना होगा, उन्हें इन्वॉल्व करना होगा। किम और मॉबॉर्न फेयर प्रोसेस की बात करते हैं, एंगेजमेंट, एक्सप्लेनेशन और एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी। मैंने अपने कैफे में ये इम्प्लीमेंट किया। जब मैंने अपनी टीम को चेंजेस के बारे में बताया तब मैंने उन्हें प्रोसेस में इन्वॉल्व किया। मैंने एक्सप्लेन किया क्यों हम ये चेंजेस कर रहे हैं। मैंने क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट की और रिजल्ट, मेरी टीम एक्साइटेड हो गई, मोटिवेटेड हो गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कैफे में काम नहीं कर रहे थे, वो एक मूवमेंट का हिस्सा थे। बुक्स समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव बिजनेस और लाइफ बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं। हर हफ्ते नए इंसाइट्स जो आपकी थिंकिंग बदल सकते हैं। किम और मॉबॉर्न एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाते हैं, ब्लू ओशंस हमेशा नई इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं होती। तुम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में भी ब्लू ओशंस क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली उनकी रिसर्च कहती है कि 86% ब्लू ओशन वेंचर्स एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लॉन्च हुए थे, सिर्फ 14% कंप्लीटली नई इंडस्ट्रीज में। मतलब तुम्हें कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस डिफरेंटली सोचना है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को नए तरीके से कंबाइन करना है, अननेसेसरी को हटाना है, इंपॉर्टेंट को बढ़ाना है और कुछ नया ऐड करना है। निंटेंडो वी का एग्जाम्पल देखो। जब वी लॉन्च हुआ तब सोनी प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स डोमिनेट कर रहे थे। दोनों बेटर ग्राफिक्स, फास्टर प्रोसेसर्स, हार्डकोर गेमिंग पर फोकस कर रहे थे। ये था रेड ओशन, ब्लडी कंपटीशन ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग पावर में। निंटेंडो ने क्या किया? उन्होंने ये रेस से बाहर निकल गए। उन्होंने ग्राफिक्स को रिड्यूस किया, प्रोसेसिंग पावर को रिड्यूस किया, लेकिन उन्होंने मोशन सेंसर गेमिंग क्रिएट की, फैमिली फ्रेंडली गेम्स क्रिएट की। उन्होंने एक नया ऑडियंस टारगेट किया, फैमिलीज, विमेन, एल्डरली लोग जो टिपिकली गेमर्स नहीं थे। रिजल्ट, वी एक मैसिव सक्सेस बनी क्योंकि निंटेंडो ने अपना ब्लू ओशन क्रिएट किया। वो हार्डकोर गेमर्स के साथ कंपीट नहीं कर रहे थे, वो एक कंप्लीटली नया मार्केट क्रिएट कर रहे थे।
ऑथर्स 6 पाथ्स फ्रेमवर्क भी देते हैं ब्लू ओशंस डिस्कवर करने के लिए। पहला पाथ, लुक अक्रॉस ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज, मतलब सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में मत देखो, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखो जो कस्टमर्स यूज करते हैं। दूसरा पाथ, लुक अक्रॉस स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स विद इन इंडस्ट्रीज। हर इंडस्ट्री में डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स होते हैं, लग्जरी, मिड मार्केट, बजट। क्यों ना तुम इन बाउंड्रीज को ब्लर करो। तीसरा पाथ, लुक अक्रॉस द चेन ऑफ बायर्स। यूजुअली कंपनीज एक बायर ग्रुप पर फोकस करती हैं, लेकिन क्या होगा अगर तुम डिफरेंट बायर को टारगेट करो। चौथा पाथ, लुक अक्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। क्या तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ और क्या यूज होता है, क्या तुम वो बंडल कर सकते हो। पांचवा पाथ, लुक अक्रॉस फंक्शनल या इमोशनल अपील। इंडस्ट्री फंक्शनल अपील पर है या इमोशनल पर, क्या तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हो। छठा पाथ, लुक अक्रॉस टाइम। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, तुम आज से कैसी शेप कर सकते हो फ्यूचर को। मैं तुम्हें एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, डब्बा वालाज ऑफ मुंबई। ट्रेडिशनल फूड डिलीवरी क्या थी, या तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो, महंगा, अनहेल्दी, या खुद खाना बनाओ, टाइम कंज्यूमिंग। डब्बा वालाज ने क्या किया, उन्होंने होम कुक्ड फूड को ऑफिस तक पहुंचाने का सिस्टम क्रिएट किया। उन्होंने एक ब्लू ओशन क्रिएट किया, अफोर्डेबल, रेस्टोरेंट से सस्ता, हेल्दी, होम कुक्ड, कन्वीनियंट, तुम्हें कुक नहीं करना, और उनकी डिलीवरी सिस्टम इतनी एफिशिएंट है कि हार्वर्ड ने केस स्टडी बनाई। उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स को देखा, कस्टमर पेन पॉइंट्स को समझा और एक यूनिक सोल्यूशन क्रिएट किया। किम और मोबॉन एक वार्निंग भी देते हैं, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज हमेशा के लिए ब्लू नहीं रहती। इवेंचुअली कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो तुम्हें कंटिन्यूअसली इनोवेट करना होगा, नए ब्लू ओशंस क्रिएट करते रहना होगा। कंप्लेसेंसी तुम्हारी बिगेस्ट एनिमी है। एप्पल को देखो, उन्होंने मल्टीपल ब्लू ओशंस क्रिएट किए। आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया, आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री को, आईपैड ने टैबलेट मार्केट क्रिएट किया। वो एक ब्लू ओशन क्रिएट करते हैं, फिर अगले की तरफ मूव करते हैं। ऑथर्स टिपिंग पॉइंट लीडरशिप की बात करते हैं, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी बिग चेंजेस लाए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि फोकस करो डिस्प्रोपोर्शनेट फैक्टर्स पर, वो छोटे चेंजेस जो बिग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने अपने कैफे में ये देखा, मैं बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं लगा सकता था, लेकिन मैंने फोकस किया सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग पर। हर दिन मैं फार्मर्स की स्टोरीज शेयर करता, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट डालता। ये मिनिमम कॉस्ट का था, लेकिन मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करता। किम और मोबॉन एक प्रोफाउंड इनसाइट शेयर करते हैं, डोंट बेंचमार्क कंपेटिटर्स, बेंचमार्क ऑल्टरनेटिव्स। मतलब अपनी इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स को कॉपी मत करो, देखो कि तुम्हारे कस्टमर्स और क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्टारबक्स ने ये किया, ट्रेडिशनल कॉफी शॉप्स को बेंचमार्क नहीं किया, इंस्टेड उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स को देखा। लोग कहाँ जाते थे सोशलाइजिंग के लिए, रिलैक्सिंग के लिए, बार्स, लाउंजेस। स्टारबक्स ने एक थर्ड प्लेस क्रिएट किया, न घर न ऑफिस, बट एक कंफर्टेबल स्पेस। उन्होंने कॉफी को एक्सपीरियंस बनाया। ऑथर्स एम्फसाइज करते हैं रिस्क मिनिमाइजेशन पर भी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी रिस्की नहीं है अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड हो, क्योंकि तुम नए मार्केट्स क्रिएट कर रहे हो जहां डिमांड साफ है लेकिन सप्लाई नहीं। ये लेस रिस्की है उस रेड ओशन से लड़ने से जहां सब फाइट कर रहे हैं। मैंने अपनी जर्नी में ये फील किया। पहले जब मैं compete कर रहा था तब हर दिन स्ट्रेस था, क्या कंपेटिटर ने प्राइस कम कर दी, क्या उन्होंने नया ऑफर लॉन्च किया। लेकिन जब मैंने अपना ब्लू ओशन क्रिएट किया तब मुझे ये चिंता ही नहीं थी। मैं अपनी लेन में था, अपनी स्टोरी बना रहा था। किम और मोबॉन स्ट्रैटेजी कैनवस नामक एक पावरफुल विजुअल टूल देते हैं। इसमें तुम प्लॉट करते हो एक्स एक्सिस पर कंपीटिंग फैक्टर्स, वाई एक्सिस पर ऑफरिंग लेवल, फिर तुम अपनी इंडस्ट्री की सब कंपनीज का कर्व ड्रॉ करते हो। अगर सब कर्व सिमिलर दिख रहे हैं मतलब सब रेड ओशन में है। फिर तुम अपना आइडियल कर्व ड्रॉ करते हो, कुछ फैक्टर्स को एलिमिनेट करके, कुछ को रिड्यूस करके, कुछ को रेज करके और नए फैक्टर्स क्रिएट करके। अगर तुम्हारा कर्व सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है मतलब तुमने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्रिएट की है। मैंने अपने कैफे के लिए ये एक्सरसाइज की। ट्रेडिशनल कैफेज का कर्व देखा, मेन्यू वैरायटी हाई, प्राइस मीडियम, एम्बियंस मीडियम, सोशल इंपैक्ट जीरो। मेरा नया कर्व मेन्यू वैरायटी लो, क्वालिटी वेरी हाई, एम्बियंस मीडियम, सोशल इंपैक्ट वेरी हाई, स्टोरी टेलिंग वेरी हाई। बिल्कुल अलग कर्व, बिल्कुल अलग पोजिशनिंग। ऑथर्स कहते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए भी है। तुम्हारी करियर में भी तुम ब्लू ओशन क्रिएट कर सकते हो। देखो सब क्या कर रहे हैं, फिर सोचो तुम क्या डिफरेंटली कर सकते हो। मेरे एक फ्रेंड ने ये किया,
वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सब इंजीनियर्स कोडिंग में compete कर रहे थे। बेटर एल्गोरिदम्स, फास्टर कोड, रेड ओशन। लेकिन उसने सोचा, मैं कोडिंग में बहुत अच्छी हूं, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन भी अच्छी आती है, मैं डिजाइन भी समझती हूं। उसने एक यूनिक नीश क्रिएट की, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर, जो कोड भी समझती है और डिजाइन भी, ब्लू ओशन। अब कंपनीज उसके पीछे भागती हैं। किम और मबोग ने एंडिंग में एक ब्यूटीफुल थॉट देते हैं, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इज एज मच अबाउट डेवलपिंग अ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट एज इट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। मतलब ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं, एक माइंडसेट है, एक तरीका है दुनिया को देखने का। रेड ओशन माइंडसेट कहती है मार्केट फिक्स्ड है, मुझे अपना हिस्सा लेना है। ब्लू ओशन माइंडसेट कहती है मार्केट एक्सपैंडेबल है, मैं नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकता हूं। रेड ओशन माइंडसेट कंपेटिटिव है, ब्लू ओशन माइंडसेट क्रिएटिव है। और ये माइंडसेट सिर्फ बिजनेस में नहीं, लाइफ के हर एरिया में एप्लीकेबल है। रिलेशनशिप्स में सब लड़ रहे हैं अटेंशन के लिए, तुम कैसे यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट में सब सेम स्किल सीख रहे हैं, तुम कैसे यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैं आज जहां हूं, एक थ्राइविंग कैफे ओनर, पीसफुल और फुलफिल्ड, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की वजह से है। मैंने कंपटीशन से लड़ना बंद किया और अपनी यूनिक स्पेस क्रिएट की। मेरे कस्टमर्स लॉयल हैं क्योंकि उन्हें मेरे जैसा और कोई कैफे नहीं मिलता। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुश हूं क्योंकि मैं अब रैट रेस में नहीं, मैं अपनी रेस में हूं। तो दोस्तों, ये थी किम और मबोगने की ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की जर्नी। एक किताब जो तुम्हें सिखाती है कि compete मत करो, क्रिएट करो। डोंट फाइट इन रेड ओशंस, क्रिएट योर ओन ब्लू ओशन। ये अप्रोच रेवोल्यूशनरी है और ये काम करती है बिजनेस में, करियर में, लाइफ में। असली सक्सेस कंपटीशन जीतने में नहीं, कंपटीशन को इररेलेवेंट बनाने में है। जब तुम अपना ब्लू ओशन क्रिएट करते हो, तब तुम रूल सेट करते हो, तब तुम लीडर बनते हो, फॉलोअर नहीं। तो सोचो, तुम्हारी इंडस्ट्री में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे करियर में कौन सी अननेसेसरी चीजें हैं जो तुम एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सी चीजें रिड्यूस कर सकते हो, कौन सी रेज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नया तुम क्रिएट कर सकते हो जो कोई और नहीं कर रहा। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक इन्विटेशन है, एक इन्विटेशन टू थिंक डिफरेंटली, टू क्रिएट करेजियसली, टू लीड बोल्डली। और मैं होप करता हूं कि तुम ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि दुनिया को और ब्लू ओशंस की जरूरत है, और शायद तुम ही वो पर्सन हो जो अगला क्रिएट करे। थैंक यू इतने धैर्य से सुनने के लिए। मे यू फाइंड योर ब्लू ओशन, मे यू क्रिएट स्पेसेस वेयर कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट, मे यू लीड नॉट फॉलो। ऑल द बेस्ट। और याद रखो, द ओशन इज वास्ट और वहां बहुत सारी ब्लू ओशंस है डिस्कवर करने के लिए। गो क्रिएट योर्स।